आज की हमारी ये जो चर्चा है ना, ये एक बहुत ही गंभीर विषय पर है। सोचिए कोई पिछले 13 साल से एक ऐसी गहरी नींद में कैद है जहां शरीर तो मौजूद है पर चेतना पूरी तरह से जा चुकी है। हाँ, और कानून उनके माता-पिता को उस शरीर को जबरन जीवित रखने के लिए मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। तो आज हम अपने स्रोतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के एक बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसले का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये केस है हरीश राणा बनाम भारत संघ का। सही कहा। और इस पूरी चर्चा का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है ना, वो ये समझना है कि जब चिकित्सा विज्ञान जवाब दे देता है, तो हमारी अदालतें जीवन जीने के अधिकार और एक गरिमापूर्ण मृत्यु के बीच आखिर कैसे एक कानूनी रास्ता निकालती हैं। तो अगर हम इस केस के तथ्यों की बात करें तो हरीश राणा की कहानी शुरू होती है 2013 से। हाँ, जब वो सिर्फ 20 साल के थे। उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था उनका, जिसने उन्हें परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में धकेल दिया, जिसे पीवीएसपी कहते हैं। ये पीवीएस शब्द हमने कई बार सुना है, पर इसका असल मतलब काफी डराने वाला है। मतलब इंसान का ब्रेन स्टेम काम कर रहा है, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, पर दिमाग का ऊपरी हिस्सा जो सोचने समझने के लिए होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एकदम सही। शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है, और इसी अवस्था में हरीश को पिछले 13 सालों से एक पीईजी ट्यूब के जरिए जीवित रखा गया था। इसे मेडिकल भाषा में CANH कहते हैं, यानी कृत्रिम पोषण और जलयोजन। कृत्रिम पोषण मतलब आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन। हाँ बिल्कुल। तो हरीश के जो वृद्ध और थक चुके माता पिता थे ना, उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि इस कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को अब हटा लिया जाए। यहाँ पर मुझे एक उलझन है। मतलब अगर हम किसी ऐसी मशीन की बात करें जिसका मदरबोर्ड हमेशा के लिए क्रैश हो गया है, तो हम बस उसका स्विच ऑफ कर देते हैं या प्लग निकाल देते हैं। लेकिन इंसान के मामले में एक नली से खाना पानी देना, क्या ये सच में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है? यही तो। मतलब पहली नजर में तो ये बस बुनियादी इंसानी देखभाल लगती है ना। अगर हम खाना पानी रोक देंगे तो ये सीधे तौर पर किसी को भूखा मारने जैसा हो गया है। क्या ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के खिलाफ नहीं है? यही सबसे बड़ा तकनीकी और कानूनी सवाल था कोर्ट के सामने। उन्हें ये तय करना था कि ये पीईजी ट्यूब असल में है क्या। देखिए, ये कोई साधारण चम्मच से खाना खिलाने जैसी बात नहीं है। अच्छा। इस ट्यूब को सीधे मरीज के पेट में एक सर्जरी के जरिए डाला जाता है। इसके लिए लगातार मेडिकल निगरानी चाहिए होती है और इन्फेक्शन का बहुत भारी खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह कोई सामान्य देखभाल नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर है। हाँ, मतलब चूंकि एक मेडिकल प्रक्रिया है, तो इसे शुरू करने या रोकने का फैसला भी पूरी तरह से मेडिकल और कानूनी दायरे में ही आएगा। एकदम सटीक। और यहीं पर अदालत ने कुछ पुराने ऐतिहासिक मुकदमों का आधार लिया, जैसे ज्ञान कौर केस और 2018 का कॉमन कॉज मामला। हाँ, ये कॉमन कॉज वाला केस तो काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ज्ञान कौर केस ने ये साफ किया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब किसी को दवा देकर मारना, जिसे एक्टिव यूथेनेशिया कहते हैं, वो पूरी तरह गैर कानूनी है। पर 2018 के कॉमन कॉज फैसले ने तो पैसिव यूथेनेशिया को वैध कर दिया था ना। हाँ, उसने एक नई राह खोली। उसने कहा कि पैसिव यूथेनेशिया पूरी तरह वैध है। पैसिव यूथेनेशिया मतलब अगर कोई इलाज काम नहीं कर रहा है तो उस बेकार हो चुके इलाज को रोक देना, ताकि मरीज की प्राकृतिक मृत्यु हो सके। ठीक वही। और इस बात को बल देने के लिए यूके के मशहूर 1993 के एयरडेल केस का भी उदाहरण दिया गया। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित किया था कि ट्यूब से पोषण देना एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की रक्षा का मतलब सिर्फ एक जैविक ढांचे को कृत्रिम रूप से जिंदा रखना नहीं है। जीवन में गरिमा का होना बहुत अनिवार्य है। गरिमा, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ। बिल्कुल। जब गरिमा ही छिन जाए और वापस आने की कोई उम्मीद ना हो, तो वो जीवन का अधिकार नहीं रह जाता। तो फिर हरीश के मामले में अंतिम फैसले का आधार क्या बना? क्योंकि ये तय करना कि कब उम्मीद छोड़नी है, ये कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ, ये बहुत मुश्किल है।
फैसला मरीज के सर्वोत्तम हित या बेस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर आधारित था। अदालत ने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट देखी और दोनों ने साफ कहा कि हरीश के ठीक होने की शून्य गुंजाइश है। शून्य गुंजाइश मतलब कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल कोई चांस नहीं। कोर्ट का तर्क था कि जब किसी इन्वेसिव ट्रीटमेंट का मरीज को कोई फायदा नहीं हो रहा और वो सिर्फ एक बिना चेतना वाले शरीर को जबरदस्ती चला रहा है, तो उस इलाज को रोकना ही मरीज के सर्वोत्तम हित में है। सही बात है। मतलब ये मौत का कारण बनना नहीं है, बल्कि बीमारी को अपना प्राकृतिक काम करने देना है। तो क्या अब ऐसे मामलों में ये फैसला एक पक्का ब्लूप्रिंट बन गया? हाँ बिल्कुल, ये फैसला डॉक्टरों और परिवारों को एक बहुत जरूरी कानूनी और मेडिकल स्पष्टता देता है। जब सब कुछ खत्म हो चुका हो तो विज्ञान की सीमाओं को मान लेना और मरीज की गरिमा को प्राथमिकता देना ही सही रास्ता है। ये कानूनी से ज्यादा एक बहुत बड़ा मानवीय कदम लगता है मुझे, ताकि परिवारों को ऐसे नाजुक मोड़ पर कानूनी उलझनों में ना फंसना पड़े। ये सब हमें मेडिकल एथिक्स और मानवीय करुणा के प्रति बहुत जागरूक बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये चर्चा खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल आ रहा है, जो इन स्रोतों के पार जाता है। आज तो हम इन ट्यूब और मशीनों की बात कर रहे हैं। सोचिए भविष्य में जब मेडिकल तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि वो बिना चेतना वाले किसी शरीर को सदियों तक कृत्रिम रूप से जीवित रख सके, तो क्या हमें मृत्यु की कानूनी और जैविक परिभाषा को सिरे से बदलना नहीं पड़ेगा? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। हाँ, शायद तब जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर आज से कहीं ज्यादा धुंधली हो जाए। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।